हेलो एवरीवन, मॉलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम खत्म कर दिया था, जहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है ना। एसिड सॉल्युबल पूल कौन सा होता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल कौन सा होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या क्या होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग प्रोटोप्लाज्म पार्ट। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में जो मेन बायो मॉलिक्यूल्स अपन पढ़ने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर प्रोटीन्स, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं विद अमाइनो एसिड्स। लिपिड्स, ये भी हमने हाल ही में खत्म कर रखा है ना। और अल्टीमेटली न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हमें ये बात पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं, है ना। जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फाइनल बायोमोलिक्यूल, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सो व्हाट बेसिकली इज द न्यूक्लिक एसिड? हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है दैट इज अ न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हम बेसिकली डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेनली हम लोग डीएनए के बारे में यहां पे पढ़ेंगे, बिकॉज वो डीएनए जो है हर एक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस। ठीक है, कुछ वायरसेस को छोड़ के बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है। ठीक है, सो व्हाट इज डीएनए? डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड and it was first discovered by Frederick Michel. It was first discovered by Frederick Michel in the year 1869 in the name nuclein. ठीक है, क्योंकि उन्हें न्यूक्लियस में डीएनए दिखाई पड़ा था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रख दिया। ठीक है, इसीलिए इनिशियली डीएनए का नाम न्यूक्लिन रखा गया। ठीक है, एंड इट हैज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में होता है एक पेंटोज शुगर, होता है नहीं होता? हाँ बोलो। चलो, आपने हाँ बोला, मैंने देखा। ठीक है, फिर ये हो गए आपके पेंटोज शुगर, है ना। ये हो गए आपके पेंटोज शुगर। ठीक है, अब डीएनए कौन सा टाइप ऑफ शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, है ना। मैं पहले इसको ये लेबलिंग कर दूं, 1 प्राइम कार्बन, 2 प्राइम कार्बन, 3 प्राइम कार्बन, 4 प्राइम कार्बन और 5 प्राइम कार्बन, है ना। नाइट्रोजनस बेस जो है वो कहां पे अटैच होंगे? नाइट्रोजनस बेस अटैच होंगे 1 प्राइम पोजीशन। ठीक है, और हमको पता है नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो 2 प्रकार के होता है कि नहीं होते? जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं
वो दो प्रकार के होते हैं, एक हो गए प्यूरिन्स और दूसरे हो गए पिरिमिडिन्स, है कि नहीं, है ना। चलो, प्यूरिन्स हो गए आपके एडेनिन और गुआनिन, पिरिमिडिन्स हो गए आपके साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ठीक है, ये हो गए प्यूरिन्स और ये हो गए पिरिमिडिन्स। ठीक है, अब आपको आंसर करना है कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। यस, एडेनिन होता है, जी हां होता है, गुआनिन होता है, बिल्कुल होता है, साइटोसिन होता है, थाइमाइन होता है, थाइमिन भी होता है, लेकिन यूरासिल डीएनए में नहीं होता, यूरिडिक एसिड डीएनए में नहीं होता। ठीक है ना, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस या तो एडेनिन होगा या गुआनिन होगा या थाइमाइन होगा या साइटोसिन होगा। ठीक है, फाइन। चलिए, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस का किस्सा। हमको ये पता है कि 1' पेंटोज शुगर के 1' पोजीशन में नाइट्रोजनस बेस ऑक्यूपाई करेंगे। 2' पोजीशन में क्या होता है, 2' पोजीशन में केवल हाइड्रोजन होता है, OH होता है, OH नहीं होता, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है ना। अगर राइबोज शुगर होता तो OH होता, ठीक है, लेकिन ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसीलिए ये H है, इट इज नॉट OH, इट इज H। 2' पोजीशन से एक ऑक्सीजन कम। 3' पोजीशन में OH होता है, जी हां होता है। 4' OH होता है, नहीं होता, लेकिन 5' में OH होता है। ठीक है, आर वी मिसिंग समथिंग? क्या ये एक न्यूक्लियोटाइड है? जी नहीं, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है। क्यों? क्योंकि अब तक हमने फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं किया है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं। ठीक है, ये हमने अटैच कर दिया एक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये हमने अटैच कर दिया एक फॉस्फेट, ये हमने अटैच कर दिया एक फॉस्फेट ग्रुप। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, अब ये न्यूक्लियोटाइड है ना। ये हम लोग पिछले क्लास में इन डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आपको मैंने ऊपर ऊपर से बस बोल दिया है और इसको हम इन डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। चलिए, अब अगर इसमें मैंने ए लिखा यानी कि एडेनिन, तो ये हो गया एडिनिलिक एसिड। अगर मैंने जी लिखा तो क्या हो गया? गुआनिलिक एसिड। यस, करेक्ट। देन सी के लिए सिटिलिक एसिड और टी के लिए थाइमिडिलिक एसिड, है कि नहीं। चलिए, तो इसको हम लोग रहने देते हैं नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, चलिए, इट हैज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अर्थात ये रहा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, पहला हेलिक्स, ये दूसरा हेलिक्स। ठीक है, ये पहला हेलिक्स, ये दूसरा हेलिक्स। थोड़े से स्पाइरल शेप को, एक्चुअली इस प्रकार के शेप को हम कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। हम कहते हैं इसको क्या? हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये हो गया आपका हेलिक्स। ठीक है, तो इसमें बेटा कितने होते हैं? हेलिक्स, 2 हेलिक्स होता है, इसीलिए इसका नाम हो गया डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डीएनए इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, डीएनए इस प्रकार से होता है। अब आपको पता होगा कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब तक हमने ये जाना है ना। तो ये एक हो गया न्यूक्लियोटाइड, है ना, ये एक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया। तो ऐसे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ऐसे होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है,
जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, ये ऐसे होते हैं, एक हेलिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। अब आप मुझे आंसर करेंगे कि दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता कौन सा बॉन्ड है? यस, जी हां, आपने कहा सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जॉइंस द टू न्यूक्लियोटाइड्स, जॉइंस द टू न्यूक्लियोटाइड्स। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है कि नहीं? चलिए अब इसके बारे में, इस डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, सो डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। सो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को दिया, ठीक है। सो व्हाट डिड दिस स्ट्रक्चर से? इट सेज दैट डीएनए हैज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर विथ टू अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये एक ब्रांच, एक हेलिक्स, ये दूसरा हेलिक्स, ठीक है, विच आर जॉइंड टू ईच अदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो या तो 5 प्राइम में अटैच होगा और 3 प्राइम में अटैच होगा, दोनों में से कोई एक पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, दोनों में साइमल्टेनियसली फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 5 प्राइम में हुआ तो 5 प्राइम हो गया, अगर 3 प्राइम में हुआ तो 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर हुआ आपका, एक मिनट, एक स्ट्रक्चर हुआ आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हुआ आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। सो दो हेलिक्स हैं, दोनों हेलिक्स के नाम हैं, ठीक है, एक का नाम है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे का नाम है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उल्टे होते हैं, ठीक है, अर्थात एंटी पैरेलल होता है, अर्थात एंटी पैरेलल होता है, ठीक है, ठीक है, राइट, फाइन। सपोज ये आपके दो डस्टर्स हैं, ठीक है, ये दोनों हो गए पैरेलल, ठीक है, एक को अगर मैंने उल्टा कर दिया तो ये हो गया एंटी पैरेलल, ठीक है। सो दिस टू आर द एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर्स, मतलब एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। ये हुआ डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको अगर हम और थोड़ा सा मैग्नीफाई करें तो हमको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यहां पे जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप मैं रफली तैयार कर रहा हूं, और इधर है एडेनिन, ठीक है, ये एक और स्ट्रक्चर आ गया, इधर है गुआनिन, ये एक और स्ट्रक्चर आ गया, इधर है थाइमिन, ये एक और स्ट्रक्चर आ गया, ऐसे हो रहा है ना, एक और स्ट्रक्चर आ गया, इसमें हुआ साइटोसिन, ठीक है। तो जो बेस पेयरिंग होगा, बेस पेयरिंग एक स्पेसिफिक फॉर्म में होगा, बेस पेयरिंग एक स्पेसिफिक फॉर्म में होगा, ठीक है। एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन, एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन, ठीक है, थाइमिन, इन दोनों का पेयरिंग हमेशा होगा, ठीक है। एंड गुआनिन विल ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन, ठीक है, और गुआनिन विल ऑलवेज
पेयर विथ साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन एंड थाइमिन विल आल्सो ऑलवेज पेयर विथ एडेनिन। थाइमिन विल आल्सो ऑलवेज पेयर विथ एडेनिन। ठीक है, एंड गुआनिन विल पेयर विथ साइटोसिन। साइटोसिन विल आल्सो ऑलवेज पेयर विथ गुआनिन। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये हो गया दूसरा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, सो एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन, guanine will always pair with cytosine, thymine will also always pair with adenine, and cytosine will always pair with guanine। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है हमेशा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड और इसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये आपने 10th क्लास के साइंस में पढ़ा होगा, है ना। डबल बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। तो बेस पेयरिंग्स जो है वो हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन एंड गुआनिन विल ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन कभी गुआनिन के साथ या साइटोसिन के साथ पेयर नहीं करेगा, गुआनिन कभी एडेनिन के साथ या थाइमिन के साथ पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, एडेनिन विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन विथ डबल बॉन्ड and guanine will always pair with cytosine, that is triple bond। ठीक है, तो मतलब एक प्यूरिन जो है हमेशा पेयर करेगा विथ ए पिरिमिडिन। ठीक है, एक प्यूरिन जो है will always pair with a pyrimidine, है ना। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन्स हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल पिरिमिडिन्स है। अब यूरासिल तो होता नहीं है डीएनए में। ठीक है, सो ए प्यूरिन विल ऑलवेज पेयर विथ ए पिरिमिडिन। ये मैं लिख लेता हूं यहां पे, ए प्यूरिन विल ऑलवेज पेयर विथ पिरिमिडिन, पेयर विथ पिरिमिडिन। ठीक है, ए प्यूरिन विल ऑलवेज पेयर विथ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है, हम और भी काफी सारे पॉइंट्स डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बाय वाटसन एंड क्रिक। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने ये पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डीएनए और आरएनए होते हैं, और हम बेसिकली डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, और डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये किससे बने हुए होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। ये इस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं, और ये रहा एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहली बार फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था इन द ईयर 1869, और उसका नाम था न्यूक्लिन, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिला था, इसीलिए इसका नाम रख दिया न्यूक्लिन। ठीक है, फिर हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इसको किसने किया था? इस स्ट्रक्चर को सबसे पहली बार जस्टिफाई किया था वाटसन एंड क्रिक ने, और ये रहे कुछ उनके पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है डीएनए हैज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर विद 2 अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर जॉइंड टू ईच अदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये पूरा स्ट्रैंड जो है किससे बना हुआ है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये बना हुआ है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, और ये भी बना हुआ है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। आपस में 2 स्ट्रैंड के
बीच में जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, वो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। तो विच आर कनेक्टेड टू each other by phosphodiester bond and the polynucleotide strand are anti-parallel to each other. एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम, यार anti-parallel to each other, ठीक है। और जो बेस पेयरिंग होता है वो हमेशा स्पेसिफिक होता है, अर्थात प्यूरिन विल ऑलवेज पेयर विद pyrimidine, adenine will always pair with thymine, thymine will also always pair with adenine by double bond. Guanine will always pair with cytosine and cytosine will always pair with guanine with triple bond, ठीक है, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से इतना लिख लीजिए। तो बच्चों डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में हमने 2 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लिया था। क्या था वो पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट था कि डीएनए जो होता है वो एक डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है एंड ईच स्ट्रैंड इज जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और 2 स्ट्रैंड्स होते हैं विच आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अर्थात अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एक साइड में 5 प्राइम एंड फ्री होता है और एक साइड में 3 प्राइम एंड फ्री होता है। एक साइड में 3 प्राइम एंड फ्री होता है, एक साइड पे 5 प्राइम एंड फ्री फ्रॉम द फॉस्फेट ग्रुप, है ना। फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम को भी अटैच हो सकता है, 3 प्राइम को भी अटैच हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका जो नेमिंग हुआ है वो अकॉर्डिंगली हुआ। चलिए अब हमको ये भी पता है कि एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन एंड थाइमिन आल्सो ऑलवेज पेयर्स विद एडेनिन। गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन एंड साइटोसिन आल्सो ऑलवेज पेयर्स विद गुआनिन, ठीक है। नाउ प्यूरिन्स ऑलवेज पेयर विद इरिमिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स के बीच में कभी बॉन्डिंग नहीं होता। ए और टी के बीच में होता है डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए एक्सक्यूज मी, फाइन। द 2 polynucleotide chain are held in helical structure by hydrogen bond। ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज made by phosphodiester bond, this is also made by phosphodiester bond। लेकिन दोनों आपस में भी बॉन्डेड होता है, दोनों आपस में भी बॉन्डेड होता है, ठीक है। दोनों आपस में भी बॉन्डेड होता है, ठीक है। ऐसे ये G हो गया, ये C हो गया, ऐसे, ठीक है। दोनों आपस में भी बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। So each strand is made up of phosphodiester bond and the 2 strands are connected to each other by hydrogen bond, ठीक है। चलिए, so the sugar phosphate group forms the backbone, है ना। पेंटोज एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस तो पेयरिंग करता है, ठीक है। तो बैकबोन कौन सा हुआ? शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। सो ये लिखा गया है शुगर फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अर्थात डीएनए, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शुगर फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ठीक है। Next, at each base pair the strand turns 36 degree and हम इसको कहते हैं एक बेस पेयर, एक बेस पेयर, एक बेस पेयर, ठीक है। इनको हम कहते हैं बेस पेयर्स। तो हर एक बेस पेयर्स के बीच में जो टर्न होता है वो 36 डिग्री टर्न होता है, ठीक है। हर एक
बेस पेयर के बीच में जो टर्निंग होता है वो 36 डिग्रीज का होता है। ठीक है, अच्छा, वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज अ पिच। ठीक है, वन कंप्लीट टर्न अर्थात, ठीक है, ये रहा एक कंप्लीट टर्न, ये रहा एक कंप्लीट टर्न। ठीक है, ये पूरा इतना आधा नहीं, ये पूरा हुआ एक कंप्लीट टर्न। ठीक है, ये पूरा हुआ एक कंप्लीट टर्न और ये पूरा हुआ एक और कंप्लीट टर्न। ठीक है, इसको हम एक पिच कहते हैं, इसको हम वन पिच कहते हैं। ठीक है, एंड वन पिच इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। वन पिच इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एक पिच में होता है 10 बेस पेयर्स। ये एक बेस पेयर, दूसरा बेस पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसा होता है। ठीक है, लेट्स से ये हो गया ए टी, ये हो गया टी ए, ठीक है, ये हो गया सी जी, ये हो गया जी सी, ये हो गया टी ए, ठीक है, ये ए टी, ये लेट्स से जी सी, ये सी जी, ये भी सी जी और ये टी ए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इनका कोई फिक्स पैटर्न तो होता नहीं है, तो मैंने ऐसे रैंडम लिख दिया, ये एक बेस पेयर, ये एक बेस पेयर, ये एक बेस पेयर, ये एक बेस पेयर। ठीक है, ऐसा होता है। और एक पिच में होता है 10 बेस पेयर। एक पिच में होते कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बेस पेयर होता है एक पिच में। ठीक है, और दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में होता है कितना डिस्टेंस? 3.4 एंगस्ट्रॉम। वेरी सिंपल, 10 के लिए 34, एक के लिए 3.4। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर इज इक्वल टू 3.4, 3.4, 3.4, 3.4. So the distance in between each base pair is 3.4 angstrom. ठीक है, अब क्योंकि एक पिच में होते हैं 10 बेस पेयर, है ना, एंड वन कंप्लीट टर्न को हम पिच कहते हैं। वन कंप्लीट टर्न अर्थात 360 डिग्री। ठीक है, सो 360 डिवाइड बाय 10 तो कितना हुआ? 36 डिग्री। कितना हुआ? 36 डिग्री, है ना। एक कंप्लीट टर्न को हम लोग पिच कहते हैं। एक पिच में होता है 10 बेस पेयर्स। ठीक है, वन कंप्लीट टर्न अर्थात 360 डिग्री। ठीक है, और एक पिच में होते हैं कितने? 10 बेस पेयर्स। सो 360 बाई 10 इज इक्वल टू 36। ठीक है ना, अनकंप्लीट टर्न डिवाइड बाय द नंबर ऑफ बेस पेयर्स। ये हो गया एक बेस पेयर का टर्न। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। इट इज इक्वल टू 36 डिग्रीज। ठीक है, तो ये दो पॉइंट में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हैं दे एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ठीक है, तो दो स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं एंड they have a helical structure with sugar phosphate group as the backbone, with sugar phosphate group as the backbone of the polynucleotide, and at each base pair the turn becomes 36 degrees. At each base pair the turn becomes 36 degrees. ठीक है, और एक कंप्लीट टर्न को हम लोग पिच कहते हैं। one pitch is equal to 10 base pairs. Length of one pitch is equal to 34 angstrom, and distance in between the two base pairs are equal to 3.4 angstrom. ठीक है, फाइन। सो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिखिए। तो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल के बारे में, और उस रूल का नाम है
शार्गास फ्लू, ठीक है, जो 1950 में आया था, ठीक है। सो इन्होंने ये कहा कि नंबर ऑफ प्यूरिन्स हमेशा इज इक्वल टू होंगे विथ नंबर ऑफ पिरामिड। सही बात है, बिकॉज प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विथ ए पिरामिड, ठीक है। ए और पी के बीच में होता है डबल बॉन्ड और जी और सी के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अर्थात जितने ए होंगे उतने टी भी होंगे, बिकॉज ए एंड टी ऑलवेज ऑकर विथ ईच अदर, ठीक है। ए एंड टी आर ऑलवेज बॉन्डेड विथ ईच अदर, है ना। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ टी होंगे और नंबर ऑफ जी इक्वल टू नंबर ऑफ सी होंगे, नंबर ऑफ जी इक्वल टू नंबर ऑफ सी होंगे, बिकॉज जी एंड सी आर ऑलवेज बॉन्डेड विथ ईच अदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ टी होंगे और नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी होंगे, ठीक है। अर्थात नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पिरामिड्स, करेक्ट। बट ए प्लस टी बाय जी प्लस सी, ये रेशियो जो होता है इट वेरीज, इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल, ठीक है। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी होंगे, सही है। नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू भी नंबर ऑफ सी होंगे, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ए प्लस टी जी प्लस सी का रेशियो जो है वो वेरी करेगा, है कि नहीं। अभी अगर नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ टी है तो ए डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 1 होगा। अगर नंबर ऑफ जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी है तो जी बाई सी भी ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन ए प्लस टी बाई जी प्लस सी का जो रेशियो है ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ये रेशियो होता है कितना, 1.52, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इकोलाई की बात करूं, जो एक बैक्टीरिया है, जो एक प्रोकैरियोट है, उसका है 0.97, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट रेशियोज। ह्यूमन बींग का शार्गास रेशियो जो है ए प्लस टी बाई जी प्लस सी, ये वेरिएबल होता है। लेकिन जो एक मिनट, हाँ, जो ए प्लस टी बाई जी प्लस सी होता है शार्गास रेशियो, वो वेरिएबल होता है। और ह्यूमन बींग्स में ये रेशियो होता है 1.52 और इकोलाई में ये रेशियो होता है 0.97, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स में ए प्लस टी ज्यादा है एज कंपेयर टू जी प्लस सी, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर ए प्लस टी बाय जी प्लस सी इज इक्वल टू 1.52 है, अर्थात ए प्लस टी ज्यादा है, जी प्लस सी कम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जी प्लस सी ज्यादा है और ए प्लस टी कम है, ठीक है। जी प्लस सी ज्यादा है और ए प्लस टी कम है ना। अर्थात जी और सी के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, डबल बॉन्ड कम है। ए और टी के बीच में होता है क्या? डबल बॉन्ड। यहां पे उल्टा है, यहां पे डबल बॉन्ड ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड कम है, ठीक है। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, डबल बॉन्ड कम है, ठीक है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है? अगर ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से सबसे ज्यादा इजीली आप किसको तोड़ सकते हैं? डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स
is more than the melting point of DNA in eukaryotes. ठीक है, अगर नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, है ना। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है 1.52, अर्थात A प्लस T ज्यादा है, G प्लस C कम है, अर्थात डबल बॉन्ड ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड कम है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे ठीक है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो ये रेशियो होता है 1.52, अर्थात A प्लस T ज्यादा है एज कंपेयर टू G प्लस C। ठीक है, अर्थात डबल बॉन्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। इकोलाई में क्या है, इकोलाई में उल्टा है, G प्लस C ज्यादा है एज कंपेयर टू A प्लस T, मतलब ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। ठीक है, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, प्रोकैरियोट का होगा, बिकॉज उनमें ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, डबल बॉन्ड कम है ना। चलिए अब ये रहा शार-गैस रेशियो। ठीक है, ये रहा शार-गैस रेशियो। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट में है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ प्योरेंस एंड अमाउंट ऑफ pyrimidines आर इक्वल। यस, बिकॉज प्योरिन्स ऑलवेज पैस विद pyrimidines। फिर क्या है, नंबर ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन और नंबर ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन। ये भी सही है। ठीक है, फिर तो ये रेशियो आता है A प्लस T बाय G प्लस C, ये वेरिएबल होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में ये होता है 1.52 और इकोलाई में होता है 0.97। क्या मतलब हुआ इसके? इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स में A प्लस T ज्यादा है, G प्लस C कम है, इकोलाई में G प्लस T ज्यादा है, A प्लस T कम है। मतलब इकोलाई में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, डबल बॉन्ड कम है, ह्यूमन बींग्स में डबल बॉन्ड ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड कम है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं। इसको मैंने रब कर दिया। अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आरएनए के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए के बारे में हम हल्का हल्का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डीएनए की तरह इन डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले, डोंट वरी। ठीक है, तो आरएनए में क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये भी made up of ribonucleotide, made up of ribonucleotide। ठीक है, ठीक है, made up of ribonucleotide, है ना। डीएनए क्या था, डीएनए था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, बिकॉज जो शुगर हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुगर है डीऑक्सीराइबो शुगर, नॉट राइबोज शुगर। ठीक है, आरएनए में हम इस्तेमाल कर रहे हैं राइबोज शुगर, सो आंसर होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड, मतलब ये वाला न्यूक्लियोटाइड। ठीक है,
ये रहा एक राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए में क्या था, डीएनए में 2 प्राइम में ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, तो वो था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइट। चलिए, ठीक है। अब आरएनए में होता है एडेनिन, यूरासिल एंड गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, एज द नाइट्रोजनस बेस। क्यों? क्योंकि थाइमिन नहीं होता, ठीक है। थाइमिन जो है थाइमिन इज एब्सेंट इन आरएनए, थाइमिन इज एब्सेंट इन आरएनए। एडेनिन होता है, यूरासिल होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन नहीं, ठीक है, फाइन। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आरएनए आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, फिर आता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, फिर आता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है आपका राइबोसोमल आरएनए, फिर होता है आपका ट्रांसफर आरएनए, और फिर होता है आपका एमआरएनए, ठीक है। आपको आरएनए के बारे में फिलहाल इतना ही जानना है, ठीक है, फिलहाल, बिकॉज इन क्लास 12 हम आरएनए के बारे में भी इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको एक पॉइंट याद रखना है, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, इज मोर स्टेबल देन आरएनए। क्यों? क्योंकि आरएनए हैज एन एक्स्ट्रा OH ग्रुप, OH ग्रुप। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, अर्थात एक OH कम होता है उसमें, आरएनए में एक OH ज्यादा होता है, ठीक है। सो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। नंबर ऑफ OH ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। सो which one is more reactive? RNA is more reactive. Which one is more stable? DNA is more stable, ठीक है। RNA is more reactive and DNA is more stable, ठीक है, ठीक है। So this is all about RNA. ये हो गया आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसमें होता है राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, है ना। और इसमें एडेनिन, यूरासिल होता है और गुआनिन, साइटोसिन होता है, थाइमिन इसमें नहीं होता, थाइमिन के बदले में यूरासिल होता है, ठीक है। और आरएनए जो है वो 3 प्रकार के होता है, एक हो गया आरआरएनए, एक हो गया टीआरएनए, एक हो गया एमआरएनए। सबसे ज्यादा होता है आपका राइबोसोमल आरएनए, उसके बाद आता है आपका टीआरएनए और अंतिम में आता है आपका एमआरएनए, ठीक है। So this is all about RNA। तो हमने पढ़ा डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए में हमको ये पता है कि डीएनए एक पॉलीमर है ऑफ व्हाट? ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। अगर मैं तुरंत एक हाइलाइट्स दूं आपको, अगर मैं आपको प्लीज लिख लीजिए इतना, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। तो अगर आपको मैं हाइलाइट्स दूं बेटा, तो क्या होंगे? प्रोटीन्स जो है पॉलीमर होते हैं मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड, मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड, ठीक है, ये पॉलीमर होता है। पॉलीसैकेराइड्स वो भी पॉलीमर होते हैं,
किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, दे आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, है ना, है ना। सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड, है ना, है कि नहीं। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ, जी हाँ, ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। स्टार्च इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। इनुलिन इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज, ये भी एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। चलिए फिर हमने पढ़ा लिपिड्स के बारे में, और लिपिड्स पॉलीमर नहीं होते, लिपिड्स केवल बने होते हैं फैटी एसिड से, और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। इन द ब्रैकेट लिख रहा हूं ग्लिसरॉल, ठीक है। मतलब काफी सारे अमाइनो एसिड्स मिलके, काफी सारे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, काफी सारे मोनोसैकेराइड्स मिलके पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन लिपिड्स में केवल फैटी एसिड्स और अल्कोहल ही होते हैं, बस, उसका कोई रिपीटेशन नहीं होता, इसीलिए लिपिड्स पॉलीमर नहीं होते। न्यूक्लिक एसिड भी एक पॉलीमर है, भी एक पॉलीमर है ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर joined together by peptide bond to form protein. Monosaccharides are joined by glycosidic bond to form polysaccharide. Monosaccharides are joined by glycosidic bond to form polysaccharide. Fatty acid and glycerol are joined by ester linkage, है ना। पर उनमें रिपीटेशन नहीं होता, लेकिन उनमें रिपीटेशन होता है, इसमें रिपीटेशन नहीं होता, ठीक है। एंड न्यूक्लिक एसिड में होता है क्या? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि ये तीनों पॉलीमर है, इसीलिए ये तीनों हो गए बायो मैक्रोमोलिक्यूल, और लिपिड हो गया बायो माइक्रोमोलिक्यूल। क्यों? क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है, इसीलिए लिपिड्स हो गए आपके बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स हो गए आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। मैंने जहां पे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का एग्जाम्पल लिखाया हुआ है, उसको जरा, उस पेज को जरा प्लीज खोलिए, ठीक है। जरा चेक कीजिए, मैंने एग्जाम्पल में लिपिड्स नहीं लिखवाया है, ठीक है। प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स लिखा हुआ है तो उसको स्ट्राइक कर दीजिए, पॉलीसैकेराइड्स लिखिए, बिकॉज मोनोसैकेराइड्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, डाइसैकेराइड भी बायो माइक्रोमोलिक्यूल होता है, लेकिन पॉलीसैकेराइड बायो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने न्यूक्लिक एसिड पूरा पढ़ लिया, ठीक है, और पूरा हमने चारों बायोमोलिक्यूल्स को समराइज कर दिया। लेकिन इन चारों के बीच में एक कॉमन थिंग भी है, दे बिलोंग टू एसिड इनसॉल्युबल, दे बिलोंग टू एसिड इनसॉल्युबल, है ना। चलिए तो आप लोगों का काम है यहां तक अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, यहां तक अच्छे से रिवाइज करना। एंड टिल देन, थैंक यू, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।